लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश चर्चाओं में है और फिर से चुनावों को लेकर चर्चाओं में है। अब की बार चुनाव है मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट से और यहाँ जो उपचुनाव होना है विधानसभा का, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। सुम्बुल राणा जो बड़े नेता कादिर राणा की पुत्रवधू हैं, वो यहाँ से चुनावी प्रत्याशी होंगी समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से। दूसरी तरफ इस बार प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है राष्ट्रीय लोकदल की। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से जीते थे चंदन सिंह चौहान करीब 27,000 वोटों से। चंदन सिंह चौहान मूल रूप से समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन सपा और आरएलडी का गठबंधन था और उस दौरान चंदन सिंह चौहान को टिकट दे दिया गया राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से और उन्होंने आरएलडी भी ज्वाइन की थी। अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें चंदन सिंह चौहान के ऊपर यकीन करके राष्ट्रीय लोकदल ने उनको यहाँ से टिकट दिया। जो 2 सीटें आरएलडी के खाते में आई थी उनमें से एक सीट से, और उसके बाद यहाँ से सांसद चुने गए बिजनौर लोकसभा सीट से चंदन सिंह चौहान। अब वो सीट खाली है तो वहाँ पर आरएलडी की प्रतिष्ठा दांव पर है, चंदन सिंह चौहान की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर से जो सांसद चुने गए हैं समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक, उनकी भी इज्जत, उनकी भी नाक दांव पर लगी हुई है। वजह यह है कि यहाँ पर इन दोनों बड़े नेताओं का बड़ा प्रभाव माना जाता है। राष्ट्रीय लोकदल दांव खेलने के चक्कर में है क्योंकि अब की बार उनका जो कोलैबोरेशन है, जो गठबंधन है, वो बीजेपी से है और वो नहीं चाहती कि जो उनकी सिटिंग सीट थी उस पर समाजवादी पार्टी दांव मार जाए। मेरे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 बड़े पत्रकार जो सियासी नब्ज को बहुत अच्छे से पहचानते हैं मौजूद हैं, डॉक्टर रविंद्र राणा जी और राजेश शर्मा जी। तो उनसे बातचीत करेंगे कि इस चुनाव में जो सियासी ऊंट है वो किस करवट बैठने वाला है। सर, आप तो राष्ट्रीय लोकदल को बहुत करीब से जानते हैं और वहाँ जो अंदर खिचड़ी पक रही है उसकी भी सुगबुगाहट आपको रहती है। तो अभी मामला फंसा पड़ा है टिकट के ऊपर। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। देखिए, आरएलडी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनके यहाँ इस सीट से चुनाव लड़ने के जो दावेदार हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उसमें भी कास्ट कॉम्बिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो किस कास्ट को टिकट देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो सीट है ये दरअसल 2008-9 में जब विधानसभा का परिसीमन हुआ था तब ये मीरापुर सीट बनी थी। उससे पहले मोरना सीट होती थी और कादिर राणा जिनकी पुत्रवधू को टिकट मिला है वो मोरना से आरएलडी के टिकट पे एमएलए बने थे उस वक्त। जब ये सीट बनी तो पहली बार इस सीट को बीएसपी विन करती है पहले इलेक्शन में। दूसरा जो इलेक्शन होता है 2012 में, पहला इलेक्शन यहाँ 12 में हुआ, फिर 17 में जो इलेक्शन होता है वो मुजफ्फरनगर दंगे के बाद का इलेक्शन था, तो उसको विन कर जाती है बीजेपी। और फिर जब 2022 का चुनाव आता है तो इसको आरएलडी विन कर जाती है और कॉम्बिनेशन बनता है कि गुजर कैंडिडेट संजय चौहान के बेटे चंदन चौहान, उस वक्त सपा और आरएलडी का गठबंधन था और चंदन चौहान उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता थे और समाजवादी पार्टी से वो आते हैं आरएलडी में, आरएलडी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं और 27,000 वोटों से शानदार जीत वो यहाँ पे दर्ज करते हैं। खास बात ये है कि ये वो वक्त था जब चौधरी अजीत सिंह भाईचारा कायम करो का नारा लेके 2019 का चुनाव लड़ चुके थे और डॉक्टर संजीव बालियान जो लगातार 14 के चुनाव में उन्होंने एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी 4 लाख से, वो चौधरी अजीत सिंह के सामने आकर के 6,000 पे सिमट गई थी उनकी। यानी भाईचारा कायम करने का जो नारा था वो सार्थक हो रहा था, उसका एक इम्पैक्ट आ रहा था। और 19 के बाद तो फिर हमने देखा चौधरी साहब के चुनाव लड़ने के बाद जो भी चुनाव हुए उनमें दंगे के दागी जितने भी बीजेपी नेता थे सबको आउट कर दिया जनता ने। एक करके सब हारते चले गए और सदन में जाने के लिए तरसते चले गए। वो ना उनको एंट्री मिली विधानसभा में और ना उनको एंट्री मिली लोकसभा में। संजीव बालियान, और हालात ये हो जाते हैं कि जब कोएलिशन हो जाता है जयंत चौधरी जी का बीजेपी के साथ तो तब भी संजीव बालियान हार जाते हैं। तो ये चुनौती है आरएलडी के सामने कि वो जो आरएलडी जो भाईचारा कायम करो का नारा था उस पर चुनाव लड़े आरएलडी मीरापुर से, या योगी जी ने नारा दिया हरियाणा चुनाव के दौरान बटोगे तो कटोगे, उस पे चुनाव लड़े।
तो ये भी देखने वाली बात होगी कि जब यहाँ पे प्रत्याशी वाला सवाल जब हल हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी होता है, तो तब अगर जयंत चौधरी और योगी जी एक ही मंच पे होंगे और योगी जी ने बटोगे तो कटोगे वाला नारा दे दिया, तो जयंत चौधरी जी का क्या रिएक्शन होगा उस पर, इस पे वोटर्स की निगाह रहेगी। और अगर जयंत चौधरी भाईचारे का नारा देते हैं तो क्या योगी जी का क्या रिएक्शन होगा, इस पे वोटर्स की नज़र होगी। तो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जयंत चौधरी, वो इस सीट को लूज करना नहीं चाहते। उनकी एक जरा सी चूक उनकी भविष्य की राजनीति पर सवाल खड़े कर सकती है, क्योंकि अगर वो इस सीट को लूज कर जाते हैं तो बीजेपी के भीतर जो ऐसा खेमा है जो ये कहता है, जो ये नैरेटिव एस्टेब्लिश करता है कि साहब आरएलडी को साथ लेने से हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसको ये कहने का मौका मिलेगा कि देखिए वोट शिफ्टिंग कैपेसिटी नहीं है इनके पास, ना ये हमारे लिए वोट, अपने लोग तो इन्होंने जिता लिए लेकिन ये बीजेपी को वोट शिफ्ट नहीं करा पा रहे। और अगर वो जीत जाते हैं तो जयंत चौधरी के पक्ष में ये हवा बनेगी कि साहब उनकी जो वोट शिफ्टिंग की कैपेसिटी है वो दमदारी से बनी हुई है। और वो वेस्टर्न यूपी में तो हमने देखा कि वो एक फैक्टर थे। आपने अभी कहा कि जो जातिगत आंकड़ा है, जो जातिगत समीकरण है, वो किस तरीके से अब की बार जयंत चौधरी सेट करेंगे? क्योंकि पिछली बार जब 2022 का चुनाव हुआ, आपने कहा कि सपा के नेता थे चंदन सिंह चौहान, इसके अलावा जो सपा का वोट बैंक कहा जाता है मुसलमान, वो बड़ी तादाद में आया था। और जब से इनका जो गठबंधन हुआ लोकसभा में, उसके बाद से मुसलमान खिसक गया और एक एक करके जितने बड़े नेता थे वो भी सब किनारा कर गए आरएलडी से। तो अब ऐसे में उनके पास क्या विकल्प बचता है, क्या कॉम्बिनेशन बचता है? देखिए कई विकल्प उनके पास मौजूद हैं। जब तक ये चुनाव घोषित नहीं हुआ था तो कैराना से एमपी रहे अमीर आलम, उनके बेटे नवाजिश आलम बुढ़ाना से एमएलए रहे हैं। तो एक दिन ये सनसनी पैदा कर दी अमीर आलम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कि साहब मेरे बेटे को नवाजिश को टिकट देने जा रहे हैं चौधरी साहब, और उन्होंने मुझे बुलाकर कहा है कि भाई मैं नवाजिश को चुनाव लड़ाना चाहता हूँ, तुम तैयारी करो। तो उन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि ये खबर कहीं से लीक हो गई, मैंने तो नहीं बताई थी। बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिए, हालांकि उसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो पाया। तो एक ऑप्शन तो ये था जयंत चौधरी के सामने कि वो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ उतार देते, उनका भाईचारे वाला नारा भी बना रहता, जिस तरह से उन्होंने सिवाल खास में विधानसभा के टिकट में डॉक्टर राजकुमार सांगवान को अपने निष्ठावान कार्यकर्ता को बैक कर लिया था और हाजी गुलाम मोहम्मद को सपा से लेके चुनाव लड़ा दिया था, तो और मजबूती से वो जीत गए थे। एक ऑप्शन तो ये था उनके पास, जो लगभग अब बंद हो गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ये बर्दाश्त करेगी वहाँ पे कि जयंत चौधरी किसी मुसलमान को चुनाव लड़ाएं। और अभी जो हालात बन गए हैं, जिनमें जैसे अभी बुढ़ाना की घटना होती है जहां अखिल त्यागी नाम का एक लड़का सोशल साइट पे ट्वीट करता है, भीड़ इकट्ठा होती है, फिर संजीव बालियान अखिल त्यागी के घर पहुंचते हैं, कल वो कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन हो सकता है, फिर 700 लोगों पे एफआईआर हो जाती है जो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो ये जो ताज़ा घटनाक्रम हैं जिनके बाद माहौल, और कल एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये भी हुआ कि मुजफ्फरनगर दंगे के जो कई आरोपी नेता थे वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाए, तो उनके वारंट हो गए, जिनमें एक पूर्व मंत्री सुरेश राणा और एक मौजूदा मंत्री कपिल देव अग्रवाल का भी नाम है। तो 2013 का जो दंगा है उसकी फाइल किसी ना किसी तरह से मुजफ्फरनगर या आसपास जब भी चुनाव होता है वो खंगाली जाती है, उसके पन्ने उलटने शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरह से एक ये माहौल बना है। अब इस माहौल के भीतर जयंत चौधरी की मुसीबत ये है कि अगर वो जाट कैंडिडेट उतारते हैं तो चूंकि गुर्जर एमएलए थे इस समय वहाँ से, तो गुर्जरों की नाराजगी का डर है, वो कहेंगे कि ये तो हमारी सीट थी। और अगर गुर्जर को टिकट देते हैं, वो यशिका चौहान को उतार देते हैं, तो जाट कहेंगे कि खून पसीना हम बहा रहे थे दंगे के वक्त में जब कोई नहीं बचा था आरएलडी के साथ। चौधरी अजीत सिंह को चुनाव लड़ाते वक्त बूथ पे हम लड़ रहे थे बीजेपी के साथ, एफआईआर हमारे खिलाफ हो रही थी, जेल हम जा रहे थे, डंडे हम खा रहे थे, तो टिकट गुर्जर को ही क्यों, सब कुछ चंदन चौहान को ही क्यों दिया जाए। ये एक घमासान है। इसके अलावा अगला घमासान ये है, चूँकि मिथिलेश पाल मोरना से एमएलए रह चुकी, अब हालांकि वो इस समय बीजेपी में हैं, तो एक सवाल ये है कि पाल कैंडिडेट का दावा बनता है वहाँ, सैनी कैंडिडेट का भी दावा बनता है, चूँकि नंबर्स हैं डेमोक्रेसी में, इस वोटिंग पैटर्न में नंबर्स का बड़ा खेल है, इक्वेशंस का बड़ा खेल है। तो अगर वो किसी अति पिछड़े को, पाल को या किसी जो है सैनी को टिकट देते हैं, तो ऐसे में एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है उनका।
लेकिन गुजर और जाट कैंडिडेट अड़े हुए हैं कि साहब नहीं, हम कोर हम हैं, हमारे बिना बात नहीं बनेगी। तो यहाँ घमासान मचा हुआ है। शुरू में एक फॉर्मूला आया था कि साहब सिंबल हो जाए आरएलडी का और कैंडिडेट दे दे बीजेपी। राजपाल सैनी का नाम उभरा तेजी से। राजपाल सैनी राज्यसभा में रहे, सारे दलों में रह चुके, बीजेपी में हैं फिलहाल, इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में भी रहे, सपा में भी रहे, आरएलडी में भी रहे। बड़ी दमदारी से उनका नाम सामने आया, लेकिन गुजर और जाट कैंडिडेट्स ने पूरा प्रेशर बिल्डअप कर दिया और मामला फंस गया वहीं का वहीं। तो अब बड़ी चुनौती ये है कि क्या कास्ट कॉम्बिनेशन जैन चौधरी बनाते हैं। बहुत बहुत बड़ा गणित पेचीदा है, बहुत बड़ा और पेचीदा गणित है। निश्चित तौर पे। भाई साहब, जैसा गणित अभी बताया, आपको क्या लगता है कि अभी जो चुनाव है, चुनाव तो अगले महीने होगा, लेकिन उससे पहले टिकट बांटने में ही आरएलडी जैसी पार्टी, जो कहा जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की ही पार्टी है, और कुछ नेता तो ये भी कह देते हैं 2 जिलों की पार्टी है, अभी कहा कुछ नेताओं ने, तो उसके सामने इतनी बड़ी दिक्कत है कि वो अपना कैंडिडेट तय नहीं कर पा रही और समीकरण देख रही है। दूसरी तरफ ये जो कहा अभी भाई साहब ने कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको भी लाकर अपने सिंबल से लड़ा सकती है आरएलडी। ऐसा अगर हुआ तो फिर उनका क्या होगा जो आरएलडी में बरसों से जो फर्श है वो उठा रहे हैं। आप देखिए सर, ये इतिहास है मुजफ्फरनगर का। जब 2009 में चुनाव होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तो भाजपा और रालोद के गठबंधन से अनुराग चौधरी प्रत्याशी होती है मुजफ्फरनगर से, और बसपा के प्रत्याशी कादिर राणा होते हैं। हालांकि उस चुनाव में सपा की ओर से संगीत सोम चुनाव लड़ते हैं। आप देखिए कि उस समय रालोद, चूँकि रालोद गठबंधन में थी, रालोद की उस समय सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और जब वो चौधरी साहब मंत्री भी थे, तो इसके लिए प्रचार करने के लिए गुजरात में उसमें मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, वो भी आए थे। और दोनों चूँकि बड़ा सेगमेंट है, और दोनों के गठबंधन के बाद 2009 में अनुराग चौधरी हार गई थी और कादिर राणा बसपा जीत गए थे। दूसरा, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, संजीव बालियान बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, और बीजेपी के वो एक ऐसे नेता भी हैं, वो थिंक टैंक माने गए पश्चिम उत्तर प्रदेश के। या 2 ही नेता, एक तो भाई भूपेंद्र चौधरी हैं या संजीव बालियान, सतपाल सिंह भी नेता है, लेकिन इन्हें ज़्यादा माना जाता है। आप बताइए 2024 में पूरा एक सब माहौल था और दोनों का गठबंधन था, किसको ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। लेकिन जब ये एक नया नैरेटिव तैयार किया गया और वो सब दंगे की याद दिलाई गई, तो उसका ऐसा रिएक्शन हुआ, संजीव बालियान हार गए। अब हम देख रहे हैं पिछले लगभग 10-15 दिन से डासना में यतीन नरेंद्र सरस्वती जी एक माहौल क्रिएट करते हैं और वो पैगंबर को गाली दे देते हैं। इसको लेकर और बहुत सारा बवाल होता है। हालांकि इस पक्ष में तो नहीं है कि किसको गाली तो नहीं देनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत किससे है तो उसके लिए कानून है, आप दरवाजे जाओ। अगर इस तरह माहौल क्रिएट करोगे तो ये भी अच्छा नहीं है। बहराइच में घटना होगी, अभी जो राणा जी ने बताया, जैसे बुढ़ाना में मामला हुआ, और बुढ़ाना में हुआ तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरोपी के घर चले गए और वहाँ जाके प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि यहाँ भी एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। तो आप देखिए जैसे ही चल रहा है। अभी राणा जी ने बताया कि जो 2013 में जब दंगा हुआ तो दंगे फाइल है, अब धूल हट रही है। आप देखो दंगे में चरथावल से चुनाव, थाना में चुनाव लड़ते हैं शिव कुमार, सुरेश राणा, वो चुनाव जीत जाते हैं। बुढ़ाना से चुनाव लड़ते हैं उमेश मलिक, वो बुढ़ाना से विधायक बन जाते हैं। सरदने से, चूँकि उस समय संगीत सोम तो पहले से विधायक थे। और आप बताइए जब 2024 खतौली चुनाव लड़ते हैं विक्रम सैनी, तो विक्रम सैनी अच्छी मतों जीत जाते हैं। जब 2024 का चुनाव हुआ तो 4 लाख मतों से डॉक्टर संजीव बालियान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीत जाते हैं। और जैसे ही 2014 से दंगा, चूँकि 2013 में हुआ, जैसे ही 2013 से 2022 तक आते हैं तो तमाम विकेट आउट हो जाती हैं। वो तमाम लोग जो भाजपा के फायरब्रांड नेता बने मुजफ्फरनगर दंगे को लेके, वो अब इस समय की हैसियत में नहीं है ना, सब अलग है। तो मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है आज की डेट में, आप देखिए जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो चूँकि उस समय रालोद और सपा का गठबंधन था, और उन्हें था, ये माना जाता है कि जो मुस्लिम वोट है वो सपा का है। चौधरी साहब को लेके भी बहुत सारा जो मुस्लिम बड़े वोट बैंक उनके साथ भी था। तो उसमें माना गया कि भाई अगर गठबंधन रालोद से होगा तो रालोद का गठबंधन हुआ। उन्हें पता था कि सपा के पास मुस्लिम कम्युनिटी है और गुजर को टिकट दिए थे, चंदन चौहान को। तो मुस्लिम के अलावा दो बड़ा वोट बैंक जाट और गुजर उसके साथ था।
तब वो 17,000 वोट से जीते थे। अब ये डर है, हालांकि अब टिकट घोषित कर दिया सुंबुल राणा का, तो सुंबुल राणा का टिकट घोषित कर दिया। जब जब कादिर राणा चाहे वो जो मोरना सीट होती थी वहाँ से चुनाव लड़े हों या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव मुजफ्फरनगर से लड़े हों, वो तब लड़े जब सपोर्ट में दूसरा था। जब वो बसपा लड़ते हैं तो मुस्लिम प्लस दलित वोट मिलता है, और जब वो मोरना से चुनाव लड़ते थे तो तब जाट प्लस मुस्लिम गठबंधन था। तो ये अखिलेश यादव को पता है कि सुंबुल राणा को उतार के, और जहां एक और भाजपा और रालोद का गठबंधन है, तो सुंबल से नैया पार नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव वेट एंड वॉच में है। वो इस वेट एंड वॉच में है कि रालोद किसे उम्मीदवार बनाएगी। अगर रालोद जाट कैंडिडेट बनाती है तो वो गुजर पे दांव खेल देंगे, और अगर रालोद ने गुजर कैंडिडेट बनाया तो फिर वो अति पिछड़े पे दांव खेलेंगे। उन्हें पता है। आप कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट बदल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले ही बदले गए, ये तो बहुत बड़ा प्रोडिक्शन हो। बदले गए, पहले बदले गए, इसलिए बदले गए ना, उन्हें पता है कि सुंबुल राणा अकेले के बल पे वहाँ जीत पाना बहुत मुश्किल है। मुसलमानों के साथ किसको आप प्लस करो? बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्हें वो वेट एंड वॉच में है कि रालोद किस पे दांव खेलती है। अब रालोद क्या रालोद जो है वो अगर अपना कैंडिडेट वहाँ से खड़ा करती है तो क्या रालोद इस हैसियत में है कि वो बीजेपी का वोट इतना पा जाए जो सामने वाले से टक्कर ले? रालोद इस समय बीजेपी के चक्रव्यूह में है ना। अभी जयंत चौधरी, चूँकि अभी जैसे बहुत सारी बातें राणा जी ने बताया, अभी 10 दिन पहले एक मैसेज दिया गया कि प्रत्याशी भाजपा का होगा और सिंबल रालोद का होगा। उसके पीछे का कहीं ना कहीं ये था कि जब जब इस तरह होता है तो दोनों दलों का पूर्ण सहयोग मिलता है, और जब गठबंधन हो, उसी दल का प्रत्याशी हो, उसी दल का सिंबल हो, तो कई बार क्या होता है कि आपस में कम्युनिकेशन गैप होता है। भाई साहब ये झेलेगी कैसे? रालोद का नेता कार्यकर्ता कैसे झेलेगा इस बात को? यही तो झगड़ा था जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सब अलग हो गए, नहीं तो समाजवादी पार्टी से ज़्यादा बेहतर कहाँ स्थिति थी। जयंत चौधरी ये जानते हैं, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, जो एक मैसेज 2014 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा ने दिया था, अब वो मैसेज चूँकि इसलिए काम नहीं आ रहा। अगर वो मैसेज काम आता तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा ना हारती। अब अभी जैसे राणा जी ने बताया, मैं इसे एक बार रिपीट करूंगा, वे तमाम 5 ब्रांड नेता भाजपा की इस समय हार चुके हैं, और ये पता है जयंत चौधरी जी को कि अगर कटोगे और बटोगे पे नारे पे अगर उन्हें चुनाव लड़ा तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान रालोद गठबंधन को होगा, और इसका फ़ायदा उधर इंडिया अलायंस को सपा को हो सकता है। क्योंकि जितने यहाँ शोर मचेगा उतना वहाँ वो सब लोग समझेंगे एक माहौल क्रिएट वहाँ भी होगा। जब वहाँ माहौल क्रिएट होगा, और यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। अभी आप देखो 2024 में खुद संजीव बालियान उदाहरण है भाई, दोनों दलों का गठबंधन था, किस तरह की बातें रही, दोनों का सहयोग नहीं मिला। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो सहयोग वाली बात है, ये पता है अखिलेश यादव के सुंबुल राणा, कादिर राणा, चूँकि कादिर राणा भी दंगे के आरोपी थे, अगर सुंबुल राणा को टिकट होता है तो बीजेपी 2013 के दंगे में कादिर राणा का नाम जरूर लेगी और एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास करेगी। हालांकि इसीलिए एक मैसेज देने के लिए सुंबुल राणा का नाम दिया गया, और सुंबल के साथ में कौन सा वोट बैंक होगा जो जीत के लिए नैया पार करेगा, उसके इंतजार में वो वेट एंड वॉच पे हैं। अगर रालोद जाट या गुजर को टिकट देती है तो वो अति पिछड़े पे दांव खेलेंगे, और अगर रालोद ने अति पिछड़े को प्रत्याशी बनाया तो फिर ये गुजर पे या किसी और जाति पे, क्योंकि इन्हें एक सहयोग में जरूर चाहिए। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि चंदन चौहान की पत्नी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, ये कितनी मजबूत खबर है? और राजपाल सैनी का नाम, राजपाल सैनी फिलहाल बीजेपी में हैं, तो उनको आखिर क्यों बनाएंगे? ये तो भाई साहब अभी 5-6 दिन पहले जब ये वाला पैटर्न आया ना कि प्रत्याशी भाजपा का और सिंबल रालोद का, तब राजपाल सैनी का नाम तो तब राजपाल सैनी का नाम इसलिए आया। विक्रम सैनी खतौली से विधायक रहे, वो चूँकि अयोग्य घोषित हो गए थे तो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, फिर वो हार गए थे। विक्रम सैनी लगातार ये मैसेज देते हैं कि रालोद ने उन्हें हरवाया है। हालांकि रालोद के मदन भैया खतौली में जीते, रालोद और भाजपा का टकराव था। इस बात को लेकर विक्रम सैनी मूलतः मीरापुर विधानसभा के रहने वाले हैं, और मीरापुर विधानसभा में जो सैनी बाहुल एरिया है वहाँ विक्रम सैनी का अपना अच्छा असर है। तो ये जो लगातार विरोध चल रहा है, वो टिकट भी मांग रहे थे विक्रम सैनी, वो ये कह रहे भाजपा से कि भाई आप टिकट दो, यहाँ भाजपा का उम्मीदवार आप मुझे प्रत्याशी बनाइए। तो कहीं ना कहीं ये भी डर है कि अगर टिकट रालोद ने जाट या गुजर को दिया तो ये जो विक्रम सैनी जो लगातार विरोध कर रहे हैं, अगर इन्होंने विरोध कर दिया तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं गठबंधन को पड़ सकता है। तो इसीलिए ये प्रयास है, अभी तो वेट एंड वॉच में है कि अब दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो जयंत चौधरी भी घबराए हुए हैं। वो अभी ना तो फिलहाल जिद कर सकते भाजपा से,
और जो उनकी परंपरागत वोट है, आज भी जो मुस्लिम कम्युनिटी उनके परंपरागत वोट है, वहाँ भी वो चूँकि ना तो उनके ऐसे संस्कार हैं और ना उनकी पार्टी का ऐसा कल्चर है कि वो कहीं कटोगे या बटोगे वाले मंच को साझा कर लें। उन्हें पता कि अगर साझा वो मंच किया तो ये तो राजनीति है, आज यहाँ है कल वहाँ है, फिर कल क्या जवाब देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक चीज़, और अब मैं थोड़ा अतिशयोक्ति में बोल रहा हूँ, लेकिन अगर इतनी ही मुश्किलें जयंत चौधरी के सामने हैं तो वो इस सीट को छोड़ दें बीजेपी के लिए, तब क्या परिस्थितियां बनती हैं? सुम्बुल राणा सामने प्रत्याशी है। देखिए, जयंत चौधरी इस सीट को छोड़ेंगे नहीं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तो खैर भी मांग रहे थे उनके कार्यकर्ता, उन्हीं के बागपत के जो एमपी हैं उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखी थी बात, मीडिया में कहा था कि साहब हम कोशिश कर रहे हैं कि खैर भी हमें मिल जाए। चूँकि मुजफ्फरनगर की सीट है, जयंत के लिए वजूद का सवाल है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये बीजेपी के लिए भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, दोनों एक ही नाव पे सवार हैं, जयंत चौधरी और बीजेपी इस समय। अगर बीजेपी इस सीट को लूज कर जाती है तो उनका मैसेज खराब होगा। 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, एक पे हो नहीं रहा, मिल्कीपुर पे क्यों नहीं हो रहा ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, सब जानते हैं। और जो 9 सीटें हैं जिन पे हो रहा है, उनमें से अभी 10 की बात करें तो 10 में से 5 ही सीटों पे तो बीजेपी थी। अब उनको जो 5 सीटें हैं, अगर उतनी भी नहीं ला पाए वो अपनी, तो उनका परसेप्शन खराब होगा आगे के लिए। तो वो नहीं चाहेंगे किसी भी सूरत में। और योगी जी को कमान दी गई है। खबर ये आ रही है कि जो दिल्ली में बैठक हुई बीजेपी की, उसमें योगी जी से कहा गया कि आप अपने तरीके से फैसले लें, स्वतंत्र तरीके से, और अपने तरीके से सीटें विन करें। अब योगी जी ने अगर अपने पैटर्न पे मीरापुर को विन करने की कोशिश की, अपना फॉर्मूला लगा दिया, अगर रामपुर फॉर्मूला लगा दिया योगी जी ने वहाँ पे, तो जयंत चौधरी मुसीबत में फंस जाएंगे। रामपुर फॉर्मूले से तो ये मान के चलिए कि जो जयंत चौधरी का इक्का दुक्का बचा हुआ मुस्लिम वोटर है, वो प्रभावित हो जाएगा। वो सीट तो विन कर सकते हैं वो रामपुर फॉर्मूले से, लेकिन भविष्य के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। और लगवा के जाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पे। तो अब सवाल ये भी है कि चूंकि नेता लंबी पॉलिटिक्स देखते हैं, जयंत चौधरी के सामने अभी लंबा समय है, अभी बहुत उम्र नहीं है उनकी, नौजवान हैं, लंबे समय पॉलिटिक्स करनी है। और इक्वेशंस परिस्थितियों के हिसाब से, देशकाल परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं, निष्ठाएं बदलती रहती हैं, गठबंधन बदलते रहते हैं। हालांकि अभी निकट भविष्य मुझे ऐसी कोई संभावना नहीं लगती कि जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच में कोई मतभेद है, या 2027 तक वो अलग होंगे। क्योंकि जिस तरह से आरएलडी के लोगों को बीजेपी इस समय मोबिलाइज कर रही है, कई सारे जो आयोग बने हैं उसमें जिस तरह से उनके लोगों को एक करके फिट किया है, और जयंत चौधरी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को फिट करके ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो भी, कि भाई सब ठीक है और इसको स्मूथली रन करना है। लेकिन अल्टीमेटली तो जनता जो है हमेशा नेता से आगे चलती है। जनता कई बार अप्रत्याशित फैसले देती है, और जनता के मन में अंदर खाने क्या वेव चल रही होती है, ये अंदाज़ा लगाना नेताओं के लिए और हमारे जैसे जर्नलिस्ट के लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे AIMIM, इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी, इसके अलावा BSP, तीनों संभावित जो भी उम्मीदवार लेके आ रहे हैं वो मुस्लिम ही लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर सुम्बुल राणा वहाँ पर कैंडिडेट बनी रहती हैं, जैसा कि अभी शर्मा जी बता रहे थे कि वो चेंज भी हो सकती है, तो अगर वो बनी रहती हैं तो ऐसे में उनको कितना नुकसान है? जो मुसलमानों का वोट है वो कितना काट पाएंगे तीनों मिलकर? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इसको कंपेयर करके देखता हूँ कैराना से। कैराना में इकरा हसन चुनाव लड़ती हैं, वो पढ़ी लिखी लड़की हैं और बहुत विनम्र हैं, सौम्य हैं। पूरा चुनाव सिर पे चुन्नी रख के, सलवार सूट में वोटर्स के बीच में घूम के, इंडिपेंडेंटली, उनके भाई कहीं दिखाई नहीं देते, उनकी माँ कहीं दिखाई नहीं देते, उनके रिश्तेदार कहीं दिखाई नहीं देते, वो फर्स्ट डे से पूरे मीडिया को खुद फेस करना शुरू करती हैं और पोलाइटनेस के साथ जनता के बीच में आती हैं। जो एक हार्डकोर इमेज है, किसी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम आते ही जो एक हार्डकोर छवि उभारती है बीजेपी, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अभी ये संकट यहाँ बना हुआ है मीरापुर में, कादिर राणा का नाम, यहाँ कादिर राणा का नाम आगे चल रहा है। मीडिया को फेस करते हैं कादिर राणा, और अखिलेश यादव जी के साथ टिकट मिलने के बाद जो तस्वीर जारी होती है उसमें सुम्बुल नहीं है। तमाम मीडिया हाउसेस के लोग उस देर शाम सुम्बुल की तस्वीर तलाश कर रहे थे कि सुम्बुल की फ़ोटो कहीं इंटरनेट मीडिया पे उनको मिल जाए, कहीं नहीं मिली किसी को। और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जारी होता है सुम्बुल का,
जिसमें बुरके में तो नहीं है वो, लेकिन एक लगाया हुआ है। हिजाब उन्होंने लगाया हुआ है। तो अगर सुम्बुल फर्स्ट डे उस टिकट मिलने के बाद भी सुम्बुल हार्डकोर इकरा के इमेज को तोड़नी तोड़ते हुए जरूरी है। और इकरा के मॉडल को फॉलो करते हुए अगर वो मीडिया को नेक्स्ट डे फेस करती उसी तरह से और इंटरेक्ट करती, 3-4 दिन हो गए अभी तक वो सामने नहीं आई है पब्लिक डोमेन में, मासेस में, तो ये माना जाता है कि ये लड़की ब्रेक कर सकती है। उसकी पॉलिटिकल लीगेसी भी है, उसके पिता बीएसपी के बड़े नेता रहे और अपने समय में जब बीएसपी की यहाँ पे यूपी में सरकार थी तो वो मिनी सीएम थे मुनकाद अली। और एक खास बात का जिक्र करना चाहूँगा, जब सुम्बुल की शादी हुई थी मेरठ में, फरवरी की बात है 2010 की, तो मुनकाद साहब उस समय मिनी सीएम थे। पूरा जमावड़ा यहाँ पूरे मिनी सचिवालय एक तरह से था, पूरे प्रदेश भर के नेता, मंत्री, संतरी, सचिव, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस सब यहाँ पे थे और बड़े शानो शौकत वाली शादी हुई थी। हाथी लगाए गए थे स्वागत में और एक शेरा नाम का हाथी बिगड़ गया और उसने तमाम कारें पलट दी और वो पलटता हुआ चला गया, रोनता हुआ चला गया। पूरा शादी का जो जश्न था वो पूरा उसने उधर डाइवर्ट कर दिया। यहाँ भी हाथी की चाल बहुत इम्पोर्टेंट है। सुम्बुल के जीवन में हाथी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। हाथी की चाल उनकी शादी से लेकर उनके चुनाव तक बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सुम्बुल अपना टिकट बचा पाती हैं कि नहीं बचा पाती, ये कादिर राणा फैमिली पे भी डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि कादिर राणा बेचैन नहीं है, कल वो इस बेचैनी को समझते हुए कल सिसोली गए। सिसोली को एक फैक्टर माना जाता है क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत का गांव है और अब उनके बेटे नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के हेड हैं, राकेश टिकैत नेता वहाँ से जो मैसेज जाता है वो इम्पैक्ट डालता है। तो कल कादिर राणा उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए और उन्होंने तस्वीर पोस्ट की, उनके सिर पे हाथ रखे हुए नरेश टिकैत। और टिकैत फैमिली से उनके संबंध अच्छे रहे हैं हमेशा। तो मैसेज देने की कोशिश की कि हमारे पास अदर्स का वोट भी है, दूसरों का दिल भी, किसान जातियों का दिल हम जीत रहे हैं, ये कादिर ने मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन कादिर राणा यहाँ चूक गए। अगर सिंबल को भेज देते अपने बजाय तो और ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट तो बड़ा इम्पैक्ट होता। इमोशंस, भारतीय समाज में, राजनीति में समीकरणों का और इमोशंस का बड़ा रोल है। तो जो इकरा ने इमेज डेवलप की थी कि सीधी सादी लड़की है, तमाम बुजुर्गों के उसने जो है आशीर्वाद लिया जिस तरह से और इंटरेक्ट किया, अदर कास्ट का वो महिलाओं का बहुत वोट मिला अंदर घर में जाके। हाँ, तो वो करती हुई अभी सुम्बुल दिखाई नहीं दे रही हैं। तो या तो कादिर राणा साहब को ये खतरा है कि एन वक्त पे टिकट बदल सकता है, तो इसलिए क्यों बेवजह इतनी मेहनत की जाए, और या फिर वो उस चीज़ को तोड़ नहीं पा रहे हैं, मन से, दिल से नहीं तोड़ पा रहे हैं। जैसे महिलाओं को रिजर्वेशन की बात होती है सियासत में, लेकिन बहुत ग्राम प्रधान, बहुत ब्लॉक प्रमुख, बहुत जिला पंचायत की सदस्य ऐसी हैं जिनके पति जो है चलाते हैं सत्ता और वो घूंघट में घर में रहती हैं। तो सिंबल अगर इस तरह से चुनाव लड़ेंगी तो निश्चित तौर पे मुश्किलें पैदा होंगी। तो अखिलेश यादव भी ये सब निश्चित तौर पे वॉच कर रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे। नेता जो है, जो पार्टी को लीड करता है, जो एक बार मुख्यमंत्री रह चुका होता है, उसके लिए रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, इमोशंस इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो अखिलेश यादव क्या दांव चल देंगे आखिरी वक्त तक, क्या उलटफेर कर देंगे, ये अप्रत्याशित है। और मैं एक रिएक्शन इधर शर्मा जी से, सर जैसा कि बता रहे थे कि इकरा हसन वाली जो इमेज है वो लेकर आनी पड़ेगी, नहीं तो केवल और केवल मुसलमानों का वोट लेके तो नहीं जीता जा सकता। और दूसरी तरफ बीजेपी को इग्नोर नहीं करना है इस चुनाव में, भले ही उनका जो कोalition है वो राष्ट्रीय लोकदल से है, लेकिन इम्पैक्ट तो वो भी कहीं ना कहीं होगा। राष्ट्रीय लोकदल ना मुसलमान उसको वोट दें, लेकिन जो बाकी का जो हिंदू वोट है वो भी तो कहीं जाएगा ना। देखिए सर, 2024 का जो चुनाव हुआ इसमें दो परसेप्शन बने। एक, जब अयोध्या सीट भाजपा हार जाती है तो दुनिया के पटल पे भाजपा ने इसका बड़ा आलाप किया कि भाई हम अयोध्या हार गए। वो अयोध्या हार गए जिस अयोध्या में एक मैसेज दिया गया कि इस बार 400 के पार। लड़ाई थी लगभग 400-500 साल पुरानी, उसको लेके वहाँ सब प्रतिमा रखी गई, सब हुआ। एक तो वो मैसेज गया। फिर दूसरा मैसेज ये गया कि अखिलेश यादव ने इतनी मेहनत की कि सपा को देश की 30 नंबर की पार्टी बना दिया। और वो जो इधर तो ये वाला मलाल तो भाजपा को है कि अयोध्या कैसे हार गई, मिल्कीपुर को लेकर इसलिए भाजपा बहुत ज़्यादा परेशान है। और जहाँ तक ये अखिलेश की परसेप्शन का मामला है, उसकी अपनी साख का मामला है, तो उसे ये साख भी जरूर बचानी है। ये सवाल है साख का कि जो एक मैसेज गया पूरे देश में कि अब अखिलेश समाजवादी पार्टी देश की 30 नंबर की पार्टी है, उसे ये पता है कि अगर यहाँ, चूँकि एक तो जयंत चौधरी के सामने लड़ना है, कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को लेकर उनके मन में ज़रूर है, चूँकि
जब 2022 का विधानसभा चुनाव होता है तो अगर चंदन चौहान और जाट वोट अगर रालोद का था तो एक बड़ा मुस्लिम वोट ऐसा था वो सपा का था। सबके उनके सहयोग से ही। बिल्कुल, अब उन्हें ये पता है कि सुम्बुल राणा ऐसा चेहरा तो नहीं है जैसा राणा जी ने बताया, इकरा हसन जैसा। इकरा हसन पार्टी में आने से पहले वो उससे पहले चूंकि वो परिवार ही समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा और उसकी एक अलग इमेज थी, उसने अपने भाई को भी चुनाव जिताया। देखिए साहब, जब 2023 में खतौली में उपचुनाव होता है तो तब इकरा हसन को टिकट नहीं मिला था कैराना से मेंबर पार्लियामेंट का, और उसने इतनी मेहनत खतौली में की। हमने देखा बहुत सारी वीडियो आती थी, खतौली के कम से कम वो 50 रैलियों में शामिल रही होंगी, है ना। उन्हें कहा होगा कि भाजपा को हराना है। तो इकरा जैसा चेहरा तो सुम्बुल का नहीं है, और मुझे लग रहा है कि जैसे ये अगर रियल में सुम्बुल राणा को चुनाव लड़ाना था अखिलेश को, समाजवादी पार्टी को, तो उसे अब तक बाहर निकाल देना चाहिए था। जब से टिकट घोषित हुआ है अभी तक सुम्बुल राणा घर से बाहर नहीं निकली। और कादिर राणा, ये उन्हें भी पता है अखिलेश यादव को कि कादिर राणा अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर 2 पक्षों में चुनाव हो जाएगा। एक हार्डकोर वाली जो इमेज, बिल्कुल बिल्कुल हार्डकोर वाली। और सुम्बुल राणा का जहाँ तक मामला है वो इसलिए लग रहा है कि अगर सुम्बुल राणा चुनाव लड़ती है तो जो दूसरा वोट बैंक है जो जीत तय करेगा वो कहाँ से आएगा। ये बहुत बड़े सवाल हैं। और इसके अलावा जितना आसान समझा जा रहा है कि मीरापुर का चुनाव आसान है, बाईपोल है, इसलिए तो ऐसा ना तो बीजेपी के साथ है, ना आरएलडी के साथ है, ना सपा के साथ है। और जो बाकी कैंडिडेट हैं, चाहे वो एआईएमआईएम के हों, बसपा के हों या फिर आज़ाद समाज पार्टी हो, ये बाकी के 3 कैंडिडेट, इनको केवल वोट काटने तक ही सीमित रखा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके के समीकरण बन बैठ रहे हैं फिलहाल, उसे देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि अखिलेश यादव या फिर जयंत चौधरी किसी के लिए भी मीरापुर की राह आसान है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।